हर दिन एक नई सुबह होती है। हमें अपने आप को जगाने की ज़रूरत होती है। मेरा आप सभी डी फार्म स्टूडेंट से निवेदन है कि आप अब सब जाग जाएं क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। आज मैं आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट में चैप्टर 3 से संबंधित रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित उसके डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के साथ-साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ अगर किसी को हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट से संबंधित नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी कि बिना दवा के कैसे उसे ठीक किया जाए और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी दवा के साथ कैसे ठीक किया जाए से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही ये जानकारी आपको आपके प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसीलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले इसके ऑर्गन्स जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो ब्रीथिंग करवाने में और हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे बॉडी सेल्स के अंदर गैसेस को एक्सचेंज करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसके चलते रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पूरा तंत्र है वो कार्य करता है और गैसों का आदान प्रदान समुचित व्यवस्था से वातावरण से हमारे शरीर के अंदर होता है। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी डिजीज़ हो जाती है जिससे आपको प्रैक्टिस के दौरान सामना करना पड़ सकता है और जो आपके डी फार्म के सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। तो यहाँ पर आपको अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़ जिसे कि COPD भी कहा जाता है, इन डिजीज़ के बारे में पढ़ना है और इसी के बारे में एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज के इस टॉपिक में हम लोग अस्थमा और COPD के संबंधित डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अस्थमा से। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो खास करके सुबह सुबह और रात के समय व्यक्ति को परेशान करती है। इसमें इस बीमारी के जो आपको सिम्टम है, जिसमें वीजिंग होगी, ब्रेथलेसनेस होगी, चेस्ट टाइटनेस यानी चेस्ट के आसपास आपको टाइट महसूस होगा और कफिंग जैसा महसूस होगा और ये आपको रात और सुबह सुबह में ज़्यादा महसूस होगी। आइए बात करें अस्थमा के इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में, यानी कि इसके होने के क्या क्या कारण हैं। तो अस्थमा का जो एग्जैक्ट क्यों होता है ये तो अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इसमें जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों शामिल होते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि पर्यावरण के कौन कौन से कारण हैं जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। तो इसमें अस्थमा में जो एलर्जेंस है, जिससे एलर्जी होती है, यानी कि व्यक्ति को उसके बॉडी में अलग अलग प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते, जैसे छींक, रेडनेस हो जाना, सांस फूलना, तो ये पॉलन के चलते, यानी कि जो परागकण है, डस्ट मिलेट्स यानी जो वातावरण में मौजूद प्रदूषण के छोटे छोटे कण हैं, एनिमल डेंजर यानी एनिमल के जो जो अवशेष हैं, जैसे कि बिल्ली का फर हो गया या पंछी का पंख हो गया या किसी भी एनिमल का पार्ट जिसको छूने से व्यक्ति को छींकें आने चालू हो जाती हैं, एलर्जी चालू हो जाती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या उसमें एक्सरसाइज भी हो सकते हैं और स्ट्रेस या कोल्ड यानी कि ठंड से भी किसी को अस्थमा हो जाती है, कोल्ड एयर से। तो ये सब जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसके चलते अस्थमा होती है। इन सभी कारणों से व्यक्ति पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसके श्वास वाले तंत्र में, और जो जहाँ से हवा जाती है वो सिकुड़ जाती है, जिससे कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे कि उसे अपने पिता से या उसके एंसेस्टर दादा दादी से उसे सांस संबंधी प्रॉब्लम होती है, उसे जेनेटिक कॉज कहा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अस्थमा के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि इसके सिम्टम क्या हैं। तो ये व्यक्ति से व्यक्ति में डिपेंड करता है कि किस में किस प्रकार के सिम्टम होंगे, लेकिन एक एवरेज और कॉमन सिम्टम अगर देखा जाए तो इसमें वीजिंग होती है। वीजिंग का मतलब होता है कि जब व्यक्ति सांस छोड़ता है तो सीटी जैसी आवाज़ होती है। दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस का टूटना, जिससे कि उसे सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, टूट टूट कर सांस वो ले पाता है। अस्थमा का तीसरा सिम्टम है चेस्ट टाइटनेस। यहाँ पर उसे अपने चेस्ट के आसपास तनाव जैसा महसूस हमेशा होता है। और चौथा है कफिंग, कि जब भी वो रात को या सुबह में खांसता है तो उसे कफ निकलती है।
अब बात कर लेते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग किस प्रकार बिना दवा से अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इस प्रकार है। पहला है अवॉइड ट्रिगर्स। इसका मतलब हुआ कि अस्थमा को उत्पादन होने के लिए, यानी अस्थमा को शुरू होने के लिए जो जो तत्व हैं जिनसे कि आपको लगता है कि इससे अस्थमा हो सकता है, उससे दूर रहें। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि एलर्जी के कारण अस्थमा है, या कोल्ड एयर के कारण है, या पॉलन ग्रेन के कारण है, तो आप उनसे दूर रहिए। दूसरा है स्मोकिंग सेंसेशन। अगर आप स्मोकिंग करते हैं और अस्थमा है तो आप स्मोकिंग को छोड़ दें, और या उसे धीरे धीरे छोड़ दें। अगर आपको लत लग गई है उससे, अगर स्मोकिंग के कारण आपको अस्थमा है ऐसा आपको डॉक्टर बोलते हैं, या फिर वैसे जगह पे मत रहिए जहाँ पे लोग स्मोकिंग करते हैं, ताकि आप बिना स्मोकिंग किए भी आपको स्मोकिंग के जो कण है वो अस्थमा प्रोड्यूस करेंगे। तीसरा है आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके लंग्स का जो फंक्शन है वो अच्छे से काम करेगा, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको आपके लंग्स को मजबूत करने में मदद करेगी। और चौथा, जैसा मैंने कहा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज लेनी है, यानी योगा करना है, प्राणायाम करना है, जिससे कि आपके लंग्स मजबूत होंगे और आपका अस्थमा इम्प्रूव होने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इस तरह से आप बिना दवा के अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन दवाइयों के बारे में जो कि अस्थमा को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। सबसे पहले है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्टिस, यानी SABAS, जिससे कि अस्थमा से आपको क्विक रिलीफ मिलती है। दूसरा है इनहील कॉर्टिकोस्टेरॉइड ICS। इसका इस्तेमाल जो इन्फ्लेमेशन हो गया है हमारे श्वास वाले पाइप में, उसके सूजन को ये कम करती है। तीसरा है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट LABAS। इसका यूज़ जो है कॉम्बिनेशन के रूप में किया जाता है ICS के साथ। और चौथा है ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर। ये जो है इन्फ्लेमेशन को जो है कम करती है, और साथ ही साथ जो हवा लेने का जो प्रॉब्लम है उसमें ये रिलैक्स महसूस करती है, ताकि जो अस्थमा पीड़ित मरीज है वो आराम से सांस ले सके। और पांचवी दवाई है इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स। ये दवा तब ली जाती है जब ऊपर के जो 4 दवाइयां हैं उनसे अस्थमा ठीक नहीं हो रहा, अस्थमा सीवर हो गया है। और ये सारी दवाइयां डॉक्टर की निगरानी में जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके सलाह पे ही लेनी चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं COPD के बारे में। COPD एक क्रॉनिक लंग डिजीज है जिससे कि एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, और अगर इसे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये समय के साथ बहुत ही बुरी स्थिति में मरीज को ले आती है। COPD में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एफिजीमा, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड रहती हैं जो व्यक्ति को सांस संबंधी समस्या को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आइए हम बात करते हैं इसके इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस यानी किस कारण से COPD होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक किसी इरिटेंट के संपर्क में रहते हैं, जैसे कि अगर आप सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, या पॉल्यूशन में लंबे समय तक रह रहे हैं, या फिर ऐसा डस्ट वाला एरिया जहां पर आपको काम करनी मजबूरी है, जैसे कि आप अगर किसी कोल माइंस में काम कर रहे हैं, या सीमेंट प्लांट में काम कर रहे हैं, या केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनके जो हानिकारक तत्व हैं उनके कारण आपको जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे COPD कहा जाता है। इसमें जो है इरिटेंट जो है आप में आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं और एयरवेज को डैमेज कर देते हैं, लंग्स को डैमेज कर देते हैं, जिससे कि आपका जो सांस लेने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, और आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। बात की जाए इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम के बारे में, तो इसके सिम्टम अस्थमा जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर कफिंग ज़्यादा होती है, और जो विजलिंग का साउंड है वो तेज़ हो जाता है, और व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। आइए बात करते हैं इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें स्मोकिंग छोड़ देना है आपको, और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन यानी एक्सरसाइज करनी है, यानी कि ब्रीथिंग से संबंधित जो जो टेक्निक आपको योगा में सिखाई जाती है उसे इस्तेमाल करना है। आपको न्यूट्रिशंस के रूप में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपके लंग्स के लिए, वैसे खाद्य पदार्थ का सेवन करना है, हेल्दी डाइट लेना है, जंक फूड को अवॉइड करना है।
और ऑक्सीजन थेरेपी आपको लेनी है। अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, यानी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम है, तो उसके सप्लीमेंट के रूप में आप ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए अपने घर में या समय समय पे क्लिनिक जा कर के फ्रेश ऑक्सीजन मास्क के जरिए लेना आपके लिए ज़रूरी है। चूँकि सीओपीडी अस्थमा से भी बुरी कंडीशन है मरीज के लिए, तो इसमें आपको जो भी दवा है बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेनी है। यानी आपको एग्ज़ाम में यह लिखना है कि सीओपीडी की दवा डॉक्टर के सलाह पे लेनी है और इसके मेडिकेशन को ध्यानपूर्वक लेना है।